इलाहाबाद में सुधाकर नाम के एक मशहूर व्यापारी रहते थे। उनका कपड़ों का व्यापार था और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुधाकर जी की पत्नी का नाम सुजाता था और उन दोनों को एक बेटा था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर एक बहुत ही आलसी और कामचोर लड़का था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। एक दिन, अरे बेटा सुधीर, कहाँ से आ रहे हो? दोस्तों के साथ था बाबूजी, बस ऐसे ही घूम कर आ रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसे आवारा घूमने से अच्छा तुम मेरे साथ हमारी दुकान में क्यों नहीं आते बेटा? आगे चल के ये सब तुम्हें ही संभालना है। मेरे साथ आओगे तो तुम काम भी सीख लोगे और तुम्हें अच्छा तजुर्बा भी हो जाएगा। देखिए बाबूजी, मुझे ये काम वाम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कृपया मेरे पीछे मत पड़िए। और वैसे भी आप कर रहे हैं ना काम, और सब अच्छा ही चल रहा है, फिर मेरा क्या काम है दुकान में? ये देखकर सुधाकर अपनी पत्नी की तरफ देखते ही रह गए और उनकी पत्नी सुजाता भी नाराज हो गई। फिर रात को सोने के वक्त सुधाकर जी की पत्नी सुजाता ने एक बात कही। जी सुनिए सुधीर के बाबूजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत होना। नहीं सुजाता, गुस्सा नहीं होऊंगा। कहो, क्या कहना चाहती हो? देखिए, मुझे लगता है सुधीर अभी नादान है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसे जिम्मेदारी का एहसास हो गया तो शायद वह सुधर जाएगा। कहना क्या चाहती हो सुजाता? साफ साफ कहो ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम सुधीर की शादी कर दे। इससे उसे जिम्मेदारी का एहसास भी होगा और अपने काम भी करने लगेगा। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन वो सुधरेगा या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है। ठीक है, मेरे एक दोस्त है प्यारेलाल जी, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। उनकी बेटी के लिए वो लड़का देख रहे हैं। अगर मान गए तो उनकी बेटी सपना ही हमारी घर की बहू बनेगी। कुछ ही दिनों में सुधीर की शादी सपना से होती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक दिन सुधीर बाहर से घर आता है। अरे बेटा सुधीर, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो लड़खड़ाते हुए? कुछ नहीं बाबूजी, आज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है मुझे। क्या तुमने शराब पी है? ये क्या बात है बेटा? शराब पीना अच्छी बात नहीं होती। अरे बाबूजी, आप क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो? ये मत करो, वो मत करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। इसलिए तो बोल रहा हूँ बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें अब जिम्मेदारी से काम लेना होगा। अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो बेटा। अरे बाबूजी, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ये जिम्मेदारी, ये काम, ये सब मेरे समझ के बाहर है। ऐसा बोल के सुधीर अपने कमरे में चला जाता है। इस सोच में डूबे सुधाकर और उनकी पत्नी सुजाता दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी दुकान भी नुकसान में जाने लगती है। अरे बेटा सुधीर, जरा मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं दुकान पे नहीं जा पा रहा हूँ। अगर तुम जाकर दुकान संभालोगे तो अच्छा होगा बेटा। अरे बाबूजी, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे दुकान नहीं जाना। मुझे काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप समझते क्यों नहीं हो? ये कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन खबर आती है कि सुधाकर जी के दुकान को आग लगती है और उनकी दुकान पूरी तरह जल जाती है। ये सुनते ही धक्के से सुधाकर और उनकी पत्नी सुजाता जी की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे सुधीर के पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। सुनिए, आज घर में पूरे पैसे खत्म हो गए, अब कुछ भी बाकी नहीं है। आप कुछ काम करके पैसे लाने की कोशिश कीजिए ना। अरे सुन सपना, मुझे सुझाव देने की हिम्मत कभी मत करना। अपना सुझाव अपने पास ही रखो। चलो जाओ यहाँ से। पैसे खत्म होने की वजह से एक दिन सुधीर को अपना घर भी बेचना पड़ता है और वे दोनों एक छोटे से घर में आके रहने लगते हैं। सुनिए, अब तो कुछ भी नहीं रहा घर में।
अब तो कुछ काम कीजिए, वरना कैसे होगा हमारा गुजारा। अरे मैंने बोला ना, मुझसे ये काम वाम करना नहीं होता। कितनी बार बताओ तुम्हें, तुम समझती क्यों नहीं हो? लेकिन फिर हम कैसे रहेंगे और खाएंगे क्या? वो सब मुझे नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। फिर रात भर सपना सोचती रहती है और दूसरे दिन सुनिए, मैं एक बात कहूँ क्या? आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है, बोलो। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जो कहना है जल्दी से कहो। आपको मेरे हाथ की आलू टिक्की पसंद है ना? मैं सोच रही थी क्यों ना हम गांव के रेलवे स्टेशन पे आलू की टिक्की की गाड़ी डालें। वह जरूर लोगों को भी पसंद आएगी और हमारे पास थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे इस सब बातों में मत घसीटो। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरा पिज्जा छोड़ दो और मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखो। ये सुन के सपना थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और दूसरे ही दिन वो गांव के रेलवे स्टेशन पर आलू की टिक्की की गाड़ी लगाती है। ले लो, गर्मा गर्म आलू टिक्की ले लो, ले लो। थोड़ी ही देर में सपना की गाड़ी पे लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, ये आलू टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बहुत दिनों के बाद खाई है ऐसे स्वादिष्ट आलू टिक्की। ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लगी है ये आलू की टिक्की। वाह, खा के तो मजा आ गया। देखते ही देखते सपना की आलू टिक्की पूरे गांव में मशहूर हो गई और अब तो गांव में होने वाली शादी और त्योहारों में भी सपना ऑर्डर लेने लग गई थी। फिर एक दिन सुधीर ऐसे ही गांव के चौराहे में बैठा रहता है, तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे सुधीर, क्या चल रहा है? तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव में अपने आलू टिक्की से मशहूर हो गई है, लेकिन तुम तो अभी भी आवारा घूमते रहते हो और अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो। अरे जाओ भाई, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे सुधीर, जरा सोचो, तुम जो रोज की दारू पीते हो वो किसके पैसे से आते हैं? अब तो तुम्हारे बाबूजी का दुकान भी नहीं है जो तुम्हें पैसे देंगे। फिर जरा सोचो कि पैसे तुम्हारी पत्नी देते हैं ना, फिर उसके साथ काम करने में या उसका मदद करने में क्या शर्म है? ये बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है और सुधीर सोचता है, बात तो इसने ठीक कही है। जब बाबूजी थे तो उनके पैसों से मैंने दारू पी, पर अब तो अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई को दारू में उड़ा रहा हूँ। हे भगवान, मैं कितना नालायक हूँ जो इतनी मेहनती बीवी की कोई मदद भी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी घर जाता हूँ और अपनी बीवी की माफी मांगता हूँ। सपना, अरे ओ सपना। जी कहिए, क्या हुआ? सपना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें हमेशा बेइज्जत किया, तुम्हारे काम में हाथ तक नहीं बटा सका। मुझे माफ कर दो सपना। उठिए, ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे पति हो, मेरे भगवान, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन कल से आपको मेरे साथ आलू टिक्की की गाड़ी पे हाथ बटाना होगा, ठीक है ना? ठीक है सपना, जो बात मुझे वक्त रहते समझ जानी चाहिए थी वो मैं आज इतने सालों के बाद समझ गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और फिर दूसरे दिन से ही सपना और सुधीर दोनों एक साथ आलू टिक्की बेचने लगे। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का जवान लड़का नितिन बहुत ही बुद्धिमानी था। वो व्यापार करना चाहता था, लेकिन रुपया न होने की वजह से वो व्यापार नहीं कर पा रहा था। बुद्धिमानी को कोई रोक सकता है भला? उसने शहर जाने की ठान ली और शहर जाकर एक मशहूर बाजार में उसने अपनी दुकान लगा ली, बुद्धि की दुकान। आओ आओ, बुद्धि खरीद लो, नई नई बुद्धि ले लो। बाजार में जो भी लोग आते नितिन की दुकान को देखकर हैरत में पड़ जाते कि ये कैसी बुद्धि की दुकान है भला, कोई बुद्धि भी बेच सकता है। लेकिन एक दिन एक मूर्ख आदमी उसके पास आता है। अरे भाई सुनो, ये बुद्धि कैसी दी? कैसे किलो या कैसे मन या कैसे क्विंटल दी? अरे भाई,
तुम्हें बुद्धि चाहिए या राशन, जो किलो क्विंटल के भाव में पूछ रहे हो? ऐसा है कि रोज मेरे पिताजी मुझे डांटते रहते हैं और मुझे निर्बुद्धि निर्बुद्धि कहते रहते हैं। तुम्हारी दुकान देखी इसलिए सोचा थोड़ी बुद्धि ही खरीद लूं। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं बुद्धि 1 रुपए में 1 देता हूँ। तुम कितने लेना चाहोगे? मुझे बस 1 ही देना, मेरे पास बस 1 ही रुपया है। ठीक है, ये लो 1 रुपए में 1 बुद्धि की पर्ची। वो मूर्ख आदमी बुद्धि की पर्ची लेकर घर चले जाता है। बाबूजी बाबूजी, देखिए मैं क्या लाया हूँ बाजार से। क्या लाए हो निर्बुद्धि? कहीं मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं कर दिए? नहीं नहीं बाबूजी, मैंने आपके रुपए बर्बाद नहीं किए। मैंने तो 1 रुपए में बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। क्या कहा? अरे तुम सही में निर्बुद्धि हो। 1 रुपए में कोई बुद्धि बेच सकता है क्या भला? तुम्हें दुकान वाले ने मूर्ख बनाया है। ये बोलकर वो मूर्ख आदमी अपने बाबूजी के साथ फिर से बाजार में उसी बुद्धि बेचने वाले की दुकान में जाता है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? सरेआम लोगों को मूर्ख बनाते हुए उन्हें ठगते हो बुद्धि बेचने के नाम पर। सीधे तरीके से मेरे पैसे वापस कर दो। ऐसे कैसे पैसे वापस कर दूं मैं? मैंने बुद्धि बेची है पर्ची पे लिखकर। माल दिया है तो रुपया लूंगा ही ना। अरे रखो तुम्हारी बुद्धि की यह पर्ची, नहीं चाहिए हमें ये बुद्धि। इतना तो सभी जानते हैं। अब मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, लेकिन एक सौदा करना पड़ेगा। इस कागज पर दस्तखत करो, तभी रुपया मैं वापस करूंगा। क्या लिखा है इस कागज पर? इस पर लिखा है कि मैंने जो बुद्धि आपको बेची है उसका इस्तेमाल आप कभी नहीं करोगे। ठीक है, ऐसी बात कर रहे हो जैसे हमें समझता ही नहीं। उस मूर्ख आदमी के बाबूजी उस कागज पर दस्तखत कर देते हैं और रुपया लेकर वापस घर जाते हैं। एक दिन बाजार में 2 औरतों का झगड़ा होते रहता है और वो मूर्ख आदमी वहां पर खड़ा देखता रहता है। वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों औरतें पंचायत में जाती हैं और गवाही के लिए उस मूर्ख आदमी को बुलाते हैं। बाबूजी बाबूजी, उन दोनों औरतों को झगड़े की गवाही के लिए मुझे पंचायत में बुलाया है। क्या कहा? अरे मूर्ख निर्बुद्धि, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि दूसरे के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए? क्यों खड़ा था वहां पर? बाबूजी, लेकिन उस बुद्धि बेचने वाले यही बात तो पर्ची पर लिख कर दी थी। आपने ही उसे नहीं माना। ठीक है, अब चलो उस बुद्धि बेचने वाले के पास चलते हैं और उसी से बुद्धि खरीदते हैं। पूछते हैं कि क्या करना चाहिए इस मामले में। ओहो, आइए, क्या हुआ? आप तो वापस आ गए, लेकिन मैंने तो आपके रुपए वापस दे दिए थे। जी हाँ, लेकिन क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि आपकी जरूरत कभी मुझे पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? दरअसल एक दिन ये मूर्ख बाजार में 2 औरतों के झगड़े को देखता रहा। अब वो झगड़ा पंचायत में चला गया है और इसे गवाही देने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि ये वहां पर खड़ा देख रहा था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, ये बात है, लेकिन मैं अभी 500 रुपये लूंगा इस बात की बुद्धि देने के लिए। ठीक है, ये लो तुम्हारे 500 रुपये, और बताओ क्या करना है। बस आप इसे निर्बुद्धि कहते हो, इसी बात का तो फायदा लेकर कोर्ट में इसे पागल के जैसे व्यवहार करने के लिए बोलो। बस हो गया आपका काम। अरे वाह, तुम तो सच में बुद्धिमान हो। इतनी छोटी सी बात भी कभी कभी समझ में नहीं आती हमारी। धन्यवाद। दूसरे दिन पंचायत में वो मूर्ख आदमी पागलों के जैसे व्यवहार करता है और पंचायत उसकी गवाही लेने से मना कर देती है और उसे छोड़ देती है। ये बात एक शहर के अमीर आदमी के कानों में पड़ती है और वो उसे बुलाते हैं। सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ बुद्धि है बेचने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपए लूंगा मैं। तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ। ये लीजिए, इस पर मैंने लिखा है
कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। नितिन 1 लाख रुपए लेकर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद अमीर आदमी बीमार पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं और रोज लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अमीर आदमी का एक ना एक दुश्मन होता ही है। ठीक वैसे ही उसके घर में ही उसका नौकर रहता है जो उसे मारने की कोशिश करता रहता है। वो अमीर आदमी के दवाई में जहर मिला देता है और अमीर आदमी को पीने के लिए देता है। मालिक, ये लीजिए आपकी दवा, आज आखिरी बार लेनी है आपको। अच्छा, इसके बाद लेने की जरूरत नहीं है क्या? अमीर आदमी वो दवाई पीने वाला ही रहता है कि बुद्धि बेचने वाले की बात उसे याद आती है और वो दवाई को टेबल पर रख देता है और सोचता रहता है। ये देखकर नौकर डर जाता है। उसे लगता है कि मालिक को पता चल गया है कि उसने दवाई में जहर मिलाया है उन्हें मारने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक, मैंने ही आपको मारने के लिए आपकी दवाई में जहर मिलाया था। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। अमीर आदमी पुलिस को बुलाकर उस नौकर को उनके हवाले कर देता है और बुद्धि बेचने वाले को बुलाता है। आज मैं समझ गया कि छोटी सी बात भी कितनी उपयोगी होते हैं। तुम्हारी ये बुद्धि ने आज मेरी जान बचा दी। अमीर आदमी नितिन को अपने साथ साथ काम करने के लिए रखता है और उसे उचित इनाम भी देता है।